बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहन, आज हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक विधि से सिंचाई की और पशुओं की देखभाल की। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान वैज्ञानिक विधि से करें लाह और तसर की खेती। कृषकों के बीच ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का किया जाएगा वितरण। पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेसी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में आयोजित किसान मेला सह प्रदर्शनी में बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि झारखंड के किसान वैज्ञानिक विधि अपनाकर लाह और तसर की खेती कर सकते हैं। इससे उन्हें दोगुना तेगुना लाभ होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल उपयोजना में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का वितरण कृषकों के बीच किया जाना है। इस योजना के लिए लाभुक के पास सिंचाई स्रोत और साधन उपलब्ध होना अनिवार्य है। इच्छुक कृषक संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जनसेवक को आवेदन जमा करें। झारखंड सरकार द्वारा निबंधित कंपनियों के स्थानीय प्रतिनिधि के पास भी आवेदन जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि कार्यालय गढ़वा से भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो पॉलीथीन से ढककर तैयार करें। बदलते तापमान में उतार चढ़ाव को देखते हुए दिन में पॉलीथीन हटा भी सकते हैं, लेकिन रात में बिचड़ा को पॉलीथीन से ढककर ही रखें ताकि तापमान नियंत्रित रहे और बिचड़ों में ठीक से अंकुरन हो सके। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ताकेसी, बिरसा, अरबी 1 लगाएं। किसान भाइयों, थोड़ा सा अगर आप बिचड़ा तैयार अभी करना शुरू कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि उससे जो है जो लो टनल संरचना है पॉलीथीन से ढक के उसको तैयार करें, और मौसम में जिस प्रकार से तापमान में उतार चढ़ाव होता रहे उस हिसाब से पॉलीथीन को उसको हटाते भी रहें और रात के समय तापमान मेंटेन रहे, इसलिए उसको लगाते रात के समय अवश्य लगा दें। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। गर्मी में समतल जमीन में खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दें। कोसी 125 ग्राम के स्वस्थ बीज कंद ही लगाएं। लगाने से पहले बीज कंदों को 0.10% कार्बेंडाजिम और 0.1% मिथाइल डिमेटोन से उपचारित जरूर करें। साथ ही 7 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, यदि आप मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार,
जोहार। किसान भाइयों, अब जाड़े से हम गर्मी की ओर आ गए हैं और हमारे रहन सहन और खान पीन में बदलाव आए हैं, साथ ही साथ पशुओं में भी आने चाहिए। तो चलिए बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें, फीचर के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। मौसम में बदलाव प्रकृति का सामान्य नियम है। बदलते मौसम के साथ साथ पशुओं के लिए उचित खानपान एवं आहार प्रबंधन नहीं करने पर उनकी प्रजनन क्षमता, शारीरिक वृद्धि और दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मैंने किसानों के लिए एक बहुत मौसम जो आ रहा है ये काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते हैं। जैसे ये पशुएं यानी हर तरह के जो पशुएं होते हैं, चाहे वो दूध उत्पादन के लिए गाय भैंसों के लें या फिर मांस उत्पादन के लिए बकरी भेड़ या मुर्गियों को लें, ये सभी जो गर्मी का मौसम आ रहा है इससे उसका उत्पादन काफ़ी अधिक प्रभावित होता है। हम शुरुआत करते हैं जैसे दुधारू पशुओं से। दुधारू पशुओं में भी विशेष करके अगर आप संकर नस्ल की गायें लेते हैं, जैसे जर्सी का संकर हो गया या हॉलस्टाइन फ्रीजियन के संकर हो गए, तो देसी पशुओं की अपेक्षा ये जो विदेशी संकर नस्लों की पशुएं होती हैं ये अधिक प्रभावित होती हैं। इसमें मुख्य रूप से इनकी प्रजनन क्षमता और उत्पादन दोनों ही प्रभावित होता है। प्रजनन क्षमता, जैसे आप इसमें पशुएं जो हमारे नियमित हीट में आती हैं वो हीट के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा हीट में अगर आ रही हैं तो हम उनको पाल दे रहे हैं तो पाल रखने की जो ये होती है, जैसे कंसेप्शन रेट होता है, ये कम हो जाता है। कभी कभी अधिक गर्मी के कारण पशुओं में अबॉर्शन के भी ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये रही प्रजनन क्षमता के रिलेटेड। इसके पशुओं की आंतरिक क्रियाओं पर गर्मी का असर पड़ता है और उनके क्रियाकलापों के आधार पर बदलते मौसम का उन पर प्रभाव को समझा जा सकता है। जो हमारे संकर नस्ल की पशुएं होती हैं उन सब में उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो वो ऐसे ही काफ़ी तनाव पे रहते हैं। इसके अलावा जैसे ही उनको अगर ये धूप का प्रभाव पड़ता है, यानी गर्मी का प्रभाव पड़ता है, तो उनके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसमें कई तरह के बदलाव होते हैं। और वो बदलाव मतलब उनके जो इंटरनल सिक्रीशन, जैसे एंजाइमेटिक सिक्रीशन होते हैं या हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं या जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, इन सभी को प्रभावित करता है और किसानों को अल्टीमेटली कहें तो उसके उत्पादन क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सबों पे अगर आपको लक्षण दिख रहा है, पशुएं हाँफने लगते हैं, बार बार हाँपेंगे, बार बार ठंडे पे पानी पे जगह पे बैठना चाहेंगे या कहीं छाया है तो वहाँ पर दौड़ के जाना चाहेंगे, हाँफते रहते हैं, हमेशा जीभ निकालते रहते हैं। तो इस तरह से लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि आपके जो दुधारू पशुएं हैं इसमें गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी का असर मुर्गियों पर भी अत्यधिक पड़ता है। खासकर ब्रॉयलर मुर्गियों इस मौसम में दाना कम खाती हैं, जिसका उनकी शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप मुर्गी की व्यवसाय कर रहे हैं, यानी मुर्गी फार्म खोले हुए हैं, उस स्थिति में आप खासतौर से अगर ब्रॉयलर रखे हुए हैं तो ब्रॉयलर में गर्मी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ता है। यहाँ पर आपका जो लाभांश है ये काफ़ी घट जाएगा अगर समुचित व्यवस्था आप नहीं करें। देखेंगे जो मुर्गियां हैं, ब्रॉयलर है, वो हाँफने लगती हैं, बार बार बहुत ज़्यादा मुंह खोल के रहेंगी, पानी की जो इनटेक है बहुत बढ़ जाएगा। बच्चियां डैने फैलाकर कोशिश करते हैं कि बार बार इधर उधर छटपटाते हुए घूमते चलें। तो ये सभी स्थिति जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं उनका गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है। जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं, हमारी दाना उठाने की जो प्रतिदिन का उनका क्षमता होता है ये कम हो जाता है और इसके कारण उनके जो प्रतिदिन शारीरिक वजन में जो वृद्धि होती है ये कम होने लगती है। तो ये सभी गर्मी के मौसम का कुप्रभाव है। अगर इन सबों को हम मैनेज न करें तो हमारा ये व्यवसाय घाटा में जाने की संभावना बनती है। हालांकि आधुनिक फार्मों में संकर नस्ल के दुधारू पशु पालने वाले पशुपालक कृत्रिम तरीकों का उपयोग कर अपने पशुओं को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए यह मौसम काफी चुनौतीपूर्ण होता है। काफ़ी मॉडर्नाइज फार्म बने हुए होते हैं, वहाँ पे तो गर्मी के मौसम को पाटने के लिए, गर्मी के मौसम को से लड़ने के लिए पशुओं की काफ़ी सुविधाएं होती हैं। पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे छोटे किसान भाई हैं जो अपने पशुएं रखे रहते हैं, उनको इस स्थिति में लड़ने के लिए अपना जो संसाधन मौजूद रहता है उसी में से कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना होता है। तो किसान भाइयों, जो आप संकर किस्मों के गाय रखे हुए हैं या भैंस रखे हुए हैं, अच्छे उत्पादन वाले भैंस रखे हुए हैं, तो सर्वप्रथम आप कोशिश करें, अगर आपका जो छत है अगर नीचे है तो उसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करें अगर संभव हो पाए तो। अगर नहीं संभव है तो आप कोशिश करें कि उनके ऊपर में कुछ ऐसे कुछ जो गर्मी को पार सीधे सीधे आपके छत के सीट पर न पड़ने सके, ऐसा उपाय आपको करना होगा। या तो फिर आप जो पुआल है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस तरह के पुआल का एक लेयर बना दें, कोई पत्ते का लेयर बना दें या फिर बोरे का लेयर बना दें। अगर गाँव में खपड़ा भी मिलता है, अगर खपड़ा मिल पाए तो ये बहुत अच्छा है। जो आपके ऊपर के एस्बेस्टस सीट है या टीना का सीट है उसके ऊपर आप दे दें। साथ साथ वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। वेंटिलेशन की व्यवस्था मतलब
मतलब हवा को आर पार होने की व्यवस्था रखें। हवा के आर पार में डायरेक्ट हवा, जो गर्म हवा का झोंका है, ये सीधे सीधे आपके पशुओं के शरीर को न छू पाए, इसकी भी आप ज़रूर व्यवस्था रखें। गर्मी के मौसम में पशुओं के खानपान पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं को किसी भी स्थिति में सड़न युक्त भोजन न दें। उन्हें साफ और ठंडा पानी दें। पानी हम गांव में बदलते नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। एक बार सुबह पानी भर देते हैं तो वो शाम तक चलता रहता है, ये काफ़ी ख़राब होती है। इसको आप कोशिश करें कि कम पानी दें, ठंडा पानी दें, और दिन भर में कम से कम 4-5 बार आप उस पानी को बदल दें, तो ये अच्छा होता है। किसान भाइयों, जैसे जो किचन से निकला हुआ जो जूठन सामग्री कहें या फल या सब्जी उब्जी का जो कटा हुआ भाग रहता है, इसको देने में उतनी परेशानी नहीं है, पर गर्मी के दिनों में आप देखेंगे उस पर रखने का सड़न बहुत जल्दी हो जाता है। तो सड़ा हुआ पार्ट कोई भी चीज़ आप अपने दुधारू पशुओं को या अन्य पशुओं को भी न दें, इससे कई तरह के कुप्रभाव बहुत जल्द आ जाएंगे। जैसे दुधारू पशुओं में अगर आप इसको देते हैं तो उसका जो भूख है वो भूख में कमी हो जाएगा। इसके अलावा मेस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थनैल बीमारी है, इसकी भी परेशानी होती है। इसके अलावा पेट फूलने की भी परेशानी हो सकती है, पेट में अचानक गैस बनने की भी संभावना हो सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आप उस तरह की सामग्रियों को इकट्ठा करके रख रहे हैं तो खुला में रखें, कोई प्लास्टिक पैकेट में या कोई चीज़ में जो बर्तन है उसमें पूरी तरह से ढक के न रखें। ऐसा रखें जिससे कि उसमें हवा आर पार होता रहे, तो इससे सड़न थोड़ी सी देर में होती है। और सड़न युक्त खाना बिल्कुल ना दें, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। तापमान में होने वाली वृद्धि के पहले ही पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था कर लें। आवास, भोजन एवं साफ पानी संबंधी प्रबंधन कर लें। अगर समय रहते आहार आवास का सामंजस्य बना लिया जाए तो गर्मी के मौसम में पशुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। और अब बारी है दूसरी जानकारी की। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में पानी की किल्लत हो जाती है, और किसान भाई बहन के लिए पानी तो अमृत के समान होता है, क्योंकि सिंचाई के लिए वो ज़रूरी है। ऐसे में पानी कम है और सिंचाई कैसे की जाए? तो ड्रिप सिंचाई अगर करते हैं टपक विधि से तो ये काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। कैसे किया जाता है, चलिए हमारे पास में फीचर है, इस माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि टपक विधि से सिंचाई कैसे करें। जल जीव जगत के लिए अमूल्य धरोहर है। जल पानी के अभाव में जीवन और खेतीबाड़ी दोनों ही संभव नहीं है। झारखंड जैसे प्रदेश में जहां पानी की समुचित उपलब्धता के अभाव में ग्रीष्मकालीन खेतीबाड़ी संभव नहीं हो पाती है, वहां टपक सिंचाई पद्धति बेहद उपयोगी है। झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, जो जनवरी के बाद किसान हमेशा फेस करते हैं। उसका पानी के अभाव में उनका सब्जी की खेती और फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपक सिंचाई भी बोलते हैं, अगर इस तकनीक का किसान इस्तेमाल करेंगे तो कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। और जैसा किसान भाई को मालूम है, ड्रिप सिंचाई एक तकनीक है जिसमें पानी को सीधे जड़ के आसपास बूंद बूंद करके दिया जाता है। तो ये एक 2 से 3 दिनों के अंदर में पानी देने की एक विधि है, जिसमें बूंद बूंद के द्वारा जड़ के आसपास पानी देने की एक तकनीक है। कम पानी में और ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। राज्य में अधिकांश किसान छोटे और मझौले स्तर के हैं, जिनके लिए टपक सिंचाई पद्धति को अपनाना आर्थिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। टपक सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा 90% तक अनुदान की व्यवस्था है। तो छोटे किसान और जो मध्यम किसान हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी तकनीक है। इसमें मुख्य रूप से सब्जियों की खेती के लिए और अन्य फसलों की खेती के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों की खेती है तो इसमें छोटे और मध्यम किसान इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। और चूँकि झारखंड में पानी की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है, इसलिए उनके पास एक मात्र उपाय है ड्रिप तकनीक, जिसके द्वारा वो अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं और उनसे जो उपज मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। टपक सिंचाई पद्धति से तकरीबन हर प्रकार की फसलों की खेती की जा सकती है। कतार वाली फसलें, वृक्ष एवं लतर वाली फसलों के लिए टपक सिंचाई पद्धति अत्यंत लाभदायक है। जैसे ड्रिप सिंचाई से किसानों को कई फायदे हैं। सबसे बड़ी जो फ़ायदा है कि 50 से 60% जो पानी है उसकी बचत होती है। और जो पानी का उपयोग दक्षता, जिसको वाटर यूज इफिशियंसी बोलते हैं, वो जैसे परंपरागत जो तकनीक है उसमें पानी का बहाव इधर उधर टूट फूट के द्वारा जो है होता है, लेकिन इस तकनीक में 95% तक पानी का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जो फ़ायदा है, जो खरपतवार की समस्या जो है, जो परंपरागत तकनीक में खरपतवार काफ़ी निकलते हैं,
लेकिन इसमें चूँकि जहाँ पौधे हैं उसके जड़ के पास में ही पानी देते हैं, बाकी ज़मीन सूखी रहती है, तो खरपतवार बहुत कम निकलते हैं। साथ ही साथ इसमें जो उपज है न्यूनतम 20 से 40% या कुछ फसलों में इससे भी ज़्यादा उपज में वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी जो फ़ायदा है कि उसकी क्वालिटी और उसका जो साइज़ है फल का या जो सब्जी है उसकी क्वालिटी भी उसमें एक समान, जिसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, वो मिलता है और उसमें चमक होती है जो परंपरागत तकनीक में नहीं मिलता है। टपक सिंचाई पद्धति अपनाना काफी आसान है। इस व्यवस्था को स्थापित करने वाली कंपनियां इसके विषय में समुचित जानकारियां लाभुकों को पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि संस्थानों द्वारा भी टपक सिंचाई के संचालन और स्थापना के लिए जानकारियां और प्रशिक्षण दिया जाता है। दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र में किसानों को लगातार यहाँ पर ऑन कैंपस ट्रेनिंग में जो किसान यहाँ पर आते हैं उनको जल का प्रबंधन जैसे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट लगाया गया है। उसको किसान प्रैक्टिकल देखते हैं, उसको समझते हैं और उसके बारे में जो सरकार की योजना के बारे में भी यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसमें किसानों को बताया जाता है ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ये परंपरागत तकनीक जो है उसमें किसान अभी भी जो करते आ रहे हैं उनको एक ज़रूरत है ड्रिप इरिगेशन में जाने का। इसमें सबसे बड़ी जो फ़ायदा है कि पानी के साथ साथ उसमें फर्टिलाइज़र भी देते हैं ताकि उसमें जो क्वालिटी है, उसमें उपज है, वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है और किसानों को इसमें आमदनी बढ़ जाती है। एक आदर्श टपक सिंचाई प्रणाली में पंप इकाई, पाइप, लेटरल, टंकी इत्यादि होते हैं। आमतौर पर पार्श्विक नालियां 13 से 32 मिलीमीटर तक होती हैं। पानी के उचित प्रवाह के लिए नोजल की नियमित सफाई करें। निकाई गुड़ाई के क्रम में हुए क्षतिग्रस्त पाइपों को तुरंत ठीक करें। सरकार की योजना में किसानों को जो इसमें जो ड्रिप तकनीक जो सिस्टम है वो मिलता है। अगर उसका एक अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करें, उसमें तोड़ फोड़ जानवरों के द्वारा या किसी आदमी के द्वारा नहीं हो, उसका मतलब किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए और उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी किसान जो है कुदाल चलाते समय कभी कभी कुदाल उसमें लग जाता है तो कट जाता है पाइप वगैरह, लेटरल पाइप वगैरह, तो इस तरह की समस्या आती है। कभी कभी मेन पाइप या सब मेन पाइप जो है उसमें भी कभी कभी कुदाल के द्वारा जो कट जाता है, तो ये बहुत आसान तरीका है। उसमें छोटे छोटे जो कनेक्टर्स हैं या जो पाइप का रिपेयरिंग है वो आसानी से किया जा सकता है और ये बाज़ार में ये सब पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और सरकार के द्वारा भी इस योजना को काफ़ी बड़े पैमाने पर इसे किया जा रहा है। टपक सिंचाई पद्धति अपनाकर किसान भाई न केवल अपने खेत को बहुफसली बना सकते हैं बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो देखा किसान भाई बहन कि आप टपक विधि का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम पानी में आपकी सिंचाई पूरी हो जाती है और पानी की बचत भी होती है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही, लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप YouTube, Facebook और Twitter के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अब विदा दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।